नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सूबा बोलेगा। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। सूबा बोलेगा में आज चर्चा होगी सावधान, कोरोना फिर बेकाबू। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना कहर मचाने के बाद कुछ हद तक भारत में शांत पड़ चुका था। वैक्सीन आने के बाद देश में लोग बेफिक्र हो चुके थे, लेकिन कई राज्यों से एक साथ सामूहिक रूप से सामने आ रहे कोरोना मरीजों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ ही चीन और यूके के बाद अब साउथ अफ्रीका और ब्राजील वाला कोरोना भी भारत में एंट्री कर चुका है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है? क्या कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे लोगों की लापरवाही है? क्या लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो चुका है? कितना खतरनाक है कोरोना का ये नया वेरिएंट और देश में नए वेरिएंट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारत में कोरोना की एंट्री को लगभग 1 साल हो चला है। टीका आने तक लॉकडाउन जैसे कड़े फैसलों से इस वायरस के संक्रमण से बचने की कोशिश की गई। अब टीकाकरण के साथ ही नियम भी ढीले पड़ गए हैं, लिहाजा इसके नतीजे भी नकारात्मक आ रहे हैं और सामूहिक तौर पर लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बेंगलुरु की ताजा घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक अपार्टमेंट में 103 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। बेंगलुरु के मंजुश्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। इंदौर में भी बड़ी तादाद में एक साथ 89 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी कोरोना पॉजिटिव मिले। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा। यह ऐसा नंबर है जो पिछले कुछ दिनों में देखने सुनने को नहीं मिला था। सामूहिक तौर पर इतने लोगों का कोरोना पॉजिटिव आना उन दिनों जैसा है जब कोरोना अपने पीक पर था। लगातार बड़ी तादाद में कोरोना के केस सामने आने से लोगों में कोरोना की दहशत फिर बढ़ रही है। हैरानी की बात यह भी है कि भारत में अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। आम लोग अभी कोरोना वैक्सीन से काफी दूर हैं। यही वजह है पीएम ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि मास्क लगाना ना भूलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। गौरतलब है कि टीका आने के बाद से धीरे धीरे कार्यस्थल भी खोले जा रहे हैं। आम लोग भी नियम कायदे का उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना वायरस पर काबू की स्थिति के बीच देश में इस वायरस का नया रूप पाया गया है। साउथ अफ्रीकी और ब्राजील के कोरोना वेरिएंट्स की भी एंट्री भारत में हो गई है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए लोगों में पाया गया। 4 लोगों में दक्षिण अफ्रीकी और एक शख्स में ब्राजील वेरिएंट मिला। यूके स्ट्रेन की तरह ही दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी तेजी से फैलता है। यह कोरोना का ऐसा स्ट्रेन है जो युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में लेता है। कोरोना के ये नए वेरिएंट सामने आने के बाद सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। जब तक नए स्ट्रेन को लेकर ठोस नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। खतरा कहीं से भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कोरोना वायरस ने 2019 और 20 में पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी है। लोग इससे बेहाल थे, परेशान थे। तो वहीं अब इसका नया स्ट्रेन लोगों में और भी जागरूकता पैदा कर रहा है। उसके साथ ही साथ चिंता भी बढ़ा रहा है। पहले एक बीमारी से लड़ रहे थे और इसके बाद कहीं धीरे धीरे वैक्सीन आई है, लोगों ने जरा सी राहत की सांस ली थी, तो एक बार फिर से कोरोना का नया स्ट्रेन लोगों की नाक में दम करने लगा है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजीएमई यूपी, हमारे साथ जुड़ेंगे।
डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, कानपुर स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही गणेश तिवारी, संवाददाता, इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और इसको लेकर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं करूंगी डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर लोग पहले से ही बहुत परेशान थे और अब जो ये नया वेरिएंट आया है, स्ट्रेन आया है, इसके क्या लक्षण है और इससे कितना डरने की जरूरत है? देखिए, पहले भी इसके बारे में विषय में बात हो गई कि अभी केवल वैक्सीन आई है, केवल उसका नाम आया है और बहुत कम लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई थी। उस समय भी कहा जा रहा था कि अभी अपने आप को बच के रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, जैसा कि एक प्रोटोकॉल है, मास्क लगा के चलना है। कोई भी इन्फेक्शन अभी तक जब तक पूरा नहीं ख़त्म हुआ है तब तक इसको स्प्रेड होने के काफ़ी फेयर चांसेस रहते हैं। ये जो साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है, जो ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, इसमें स्पाइक प्रोटीन में वेरिएशन, म्यूटेशन हुआ है और इसकी भी स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। लेकिन ये कितना फैटल है, कितना ये लोगों को करता है, ये अभी मालूम पड़ना बाकी है। तो इस तक जब तक कि हमें वैक्सीन नहीं लग जाती है, जब तक कि हम लोगों को ये स्प्रेड नहीं हो जाता है, तब तक हमें बचाव करके रखना पड़ेगा अपने आप को। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप जी, इससे पहले बात करेंगे गणेश तिवारी, हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ हैं। गणेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोग पहले ही कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे और लोगों में पहले ही भय व्याप्त है। ऐसे में जब ये नया स्ट्रेन आता है तो लोगों की हालत बहुत खराब हो रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नई वैक्सीन है वो कितनी कारगर होगी। तो क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने चर्चा किया है वो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। जी गणेश जी, आप अपनी बात रखें। जो आपने प्रश्न किया है निश्चित तौर पर वो सही है। कोरोना ने कहीं ना कहीं 2020 की अगर बात करें तो लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया और ऐसे में अगर बात करें तो शहर का, भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, वो अगर इंदौर की बात करें तो वहां पर भी एक बार फिर कोरोना ने अपना हैट्रिक मारना चालू कर दिया है। जहां देश भर में अभी कोरोना की रफ्तार पूरी तरह से धीमी पड़ गई थी, अचानक से अब रफ्तार वापस से एक तरह से दिखती नजर आ रही है। क्योंकि उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब से कोरोना वैक्सीन जब से आई है तो लोगों के मन से जो भय था वो पूरी तरह से हट चुका था और लोग पूरी तरह से वैक्सीन को लेकर एकदम से ऐसा स्वतंत्र फील कर रहे थे जैसे उन्हें वैक्सीन लग चुकी हो और जिसकी वजह से उन लोगों ने पूरी तरह से, अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क पहनने की बात हो, पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से एक नया स्ट्रोक जो कोरोना का है वो लगातार अब बढ़ता नजर आ रहा है। इंदौर की बात करें तो 89 लोगों का कोरोना, अचानक से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कल की अगर कल रात की बात करें तो 89 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वैक्सीन को लेकर अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो वैक्सीन के फायदे हैं उनका कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से ऐसा कोई निगेटिव चीजें सामने नहीं आ रही हैं और वैक्सीन पूरी तरह से, जहां तक लोग, प्रशासन और सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि वैक्सीन जो है पूरी तरह से सेफ है, उससे किसी तरह से भय या चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु वैक्सीन जब से आई है लोगों के मन से जो कोरोना का डर था वह पूरी तरह से हट गया है, जिसकी वजह से कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। जी डॉक्टर राजीव, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि ये जो कोरोना वायरस है इसमें जो नए नए म्यूटेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, आपसे ये समझना चाहूंगी कि किस तरह का वायरस है और ये जो नया स्ट्रेन आया है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हमेशा कोई भी वायरस जब बॉडी में आता है या काफ़ी समय तक रहता है, वो एक फितरत होती है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की, वो म्यूटेट करता है, अपने आप की अपनी क्षमता कुछ बदलता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं, हर प्राणी को एक पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को किसी भी तरह सर्वाइव करता है। सर्वाइव करने के लिए उसमें नेचुरल वे में कुछ समय के बाद म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन कभी कभी इसके लक्षण कम भी होते हैं, कभी कभी ये और फैटल होता है, कभी वो उतना ही रहता है। ज़्यादातर देखा जाता है समय के साथ में म्यूटेशन में इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है। बट कभी कभी कुछ म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसका वेरिएशन होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। इसमें इन्फेक्टिविटी तो ज़्यादा है, कितना फैटल है ये भी इसके बारे में नहीं मालूम है। ये म्यूटेशन एक नेचुरल है, इसमें स्पाइक प्रोटीन होती है, जो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन हुआ है। लेकिन ये अभी जो यूके में हुआ है, जो वहाँ पर हुआ है, वहाँ पे जिन रेट ऑफ स्प्रेड है वो काफ़ी तेज़ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट इंडिया में ये आ गया है,
हम लोग को अभी भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ तक वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो ये वैक्सीन उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी जितना पुराने स्ट्रेन में है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन अभी तो वैक्सीन आई नहीं है, वैक्सीन लगेगी, उसकी सेकेंड डोज लगेगी 28 डेज़ में, उसके 10 या 15 दिन के बाद में एंटीबॉडीज़ डेवलप होनी है। तो अभी तो वैक्सीन लगी नहीं है, बहुत कम लोगों को लगी है, और जब ये लगेगी तब तक आपको बहुत संभाल के रहना है। और वैक्सीन लग भी जाए, 15 दिन हो भी जाए, तब भी आपको बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। जी, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, अगले सवाल के लिए मैं आपके पास आऊंगी। कोरोना वैक्सीन का जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना को लेकर, उससे कितना डरने की जरूरत है, साथ ही साथ उसके पीछे कारण आप क्या मान रहे हैं? क्या लोगों की लापरवाही है या फिर कोई और कारण है? जी, आवाज आ रही मेरी? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल मैडम, ये है कि ये जो कोविड वैक्सीन और नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, और ये वायरस एक्चुअली बहुत ही क्या कहें कि धोखेबाज है, चालाक है, या क्या कहें कोविड-19। ये अपना रंग, रूप, गुण, अवगुण सब बदलता रहता है। म्यूटेशन इसको कहते हैं डॉक्टरी भाषा में। ये बड़ा अस्थिर है। ये नहीं कि जैसे कि पोलियो बीमारी थी, इसमें 3 तरह के वायरस थे, 100 साल से वही 3 तरह के वायरस हैं पोलियो करते। ये क्या है, एक वायरस है, लेकिन अपना स्वभाव और अपना आकार, अपना बीमारी करने की क्षमता ये बदल रहा है। और चूंकि दुनिया बहुत चलायमान है और बहुत जल्दी लोग अफ्रीका से यहाँ आ गए, यहाँ से अमेरिका चले गए, चूंकि बहुत जल्दी हवाई यात्रा या उससे एक दूसरे देश, अब जैसे कि नई दक्षिण अफ्रीका में आया, अभी इंग्लैंड में आया था, हमारे भारतवर्ष में भी आ गया है। चूंकि जांच इसकी सब जगह उपलब्ध नहीं है, ये जो हमारा डिफरेंट स्ट्रेन है, और इसका अभी वो भी हमें नहीं मालूम कि कितना ये हानिकारक है, और इसकी वैक्सीन जो हमारी ट्रेडिशनल वैक्सीन जो हमारे पास है 2 तरह की यूज में, वो कितनी कारगर है। तो लुब्बे लबाब ये है मैडम कि हमें अपने 3 जो पक्के टीकाकरण की तरह हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये मास्क, अपने हाथों को साबुन से धोते रहना या सैनिटाइजर से, और भीड़ भाड़ी वाली जगहों से बचें। खासकर जो वरिष्ठ हैं 60 साल से ऊपर, जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन या क्रॉनिक बीमारी है, या जो हमारे जिनके किसी कारण से इम्यूनिटी कम है। तो ये 3 चीजें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज, और इसके अलावा हाथ की सफाई। तो 3 चीजें जो मैडम है, ये सबसे बड़े टीकाकरण है। चौथा जो सरकार लगा रही है कोरोना वॉरियर्स को या फ्रंट लाइन वर्कर को, अब हमारे वरिष्ठ को भी आएगी, तो वो एक कहेंगे ये सेकेंडरी चीज है। टीकाकरण से 100% बचाव नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने वैक्सीन का ट्रायल किया है कानपुर में। 2 वैक्सीन, एक कोवैक्सीन है और एक और वैक्सीन है, इसका ट्रायल किया है। फिर वही बात है कि वैक्सीन मदद करेगी, लेकिन इसको जड़ से अगर खत्म करना है तो पुराने जो बताया था मास्क, तो जड़ से तो खत्म अभी होनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसका रोकथाम और फैलाव रोका जा सकता है, वही पुराना मेथड जो टेस्टेड है। ये मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और खांसी जुकाम जिनको पीड़ित है वो तुरंत जांच कराएं और एहतियात बरतें, और साबुन से या सैनिटाइजर से हाथों की देखभाल करें। हाँ, अगर टीका उपलब्ध है, खासकर हाई रिस्क वरिष्ठ नागरिक हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको पहले लगेगा, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को लगी गया है, और दोनों डोज लगाएं। और दोनों डोज लगने के 15 दिन बाद, कृपया सुने, जैसे कि आज हमने सेकेंड डोज लगवाई, तो हम 15 दिन के बाद इम्यूनिटी हमारे आएगी कंप्लीट, और तब मेरा प्रोटेक्शन होगा। और वैक्सीन से 100% प्रोटेक्शन नहीं है, कृपया ध्यान रखना। तो वैक्सीन के झांसे में पूरी तरह ना रहे, वैक्सीन मदद करेगी, लेकिन 100% कोरोना से प्रोटेक्शन नहीं करेगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, और पूरी तरह से आप कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिए। अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। डॉक्टर राजीव, वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन के बारे में हर जगह पर बात हो रही है कि जो प्रेजेंट कोरोना है उस पर तो ये काम करेगी, लेकिन नया स्ट्रेन है उस पर पूरी तरह से कारगर है या नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है, आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अभी पूरी तो ट्रायल अभी सारे नहीं हुए हैं कि नए वेरिएंट में क्या है, लेकिन जहाँ तक अभी जितने अभी तक रिसर्च हुई है वो ये शो करती है कि ये नया जो स्ट्रेन आया है या और जो छोटे मोटे वेरिएशन होंगे उन सब में ये वैक्सीन काम करेगी।
जैसा कि है ओरिजिनल है, वायरस तो वही है, उसमें बहुत कम वेरिएशन आया है। और जो नए वायरस, जो इंडियन वायरस की जो वैक्सीन बनी है, वो बाहर के वायरस की कई मामले में वैक्सीन से बेहतर है। ये इसमें पूरे वायरस से बनाई गई है और कोई भी म्यूटेशन होता है उसमें ये कारगर रहेगी। जैसा कि इसमें बताया, जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, 100% कोई भी वैक्सीन नहीं होती जो आपको प्रोटेक्शन देगा, लेकिन आने वाले वेरिएशन पे जो वेरिएंट्स हैं उस पर भी ये इफेक्टिव होगी। जी बिल्कुल। गणेश जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी अगला सवाल में, देश में पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और ऐसे में एयरपोर्ट से जब यात्री भी वापस आते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी भी चेकिंग की जाती होगी, कोरोना रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता होगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि जो मरीज आ रहे हैं वो बाहर से कोरोना के नए नए स्ट्रेन लेकर आ रहे हैं और हमें बाद में पता चलता है कि ये मरीज, इन मरीजों के द्वारा या इन यात्रियों के द्वारा ये स्ट्रेन भारत में एंटर कर चुका है? 50 से 40 बार। जी गणेश, मेरा सवाल है आपसे कि भारत में जब यात्री दूसरे देशों से आते हैं तो क्या उनकी कोरोना रिपोर्ट चेक करी जाती है? क्या नेगेटिव को ही अंदर एंटर किया जाता है या फिर उनके साथ वायरसेस देश में आ रहे हैं और किसी को खबर भी नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर जब बीच में जब कोरोना काफी ज्यादा कोरोना संक्रमित केस आ रहे थे तो उस समय जरूर अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर बराबर इस चीज को देखा जाता था। जी गणेश। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने, इससे पहले हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंद्र प्रकाश, कोरोना को लेकर हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, नए स्ट्रेन की आज बात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर त्रिपाठी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी आयु 67 साल है, एक स्टंट डला हुआ है मेरे और मेरे एक आंख में मोतियाबिंद है, तो क्या मेरे को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? यदि यहाँ तो किस समय और किस प्रकार से इसको जो है एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि मुझे जो है अपने देश के वैज्ञानिकों पर और भारत सरकार पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि जलवायु के अनुरूप ही ये वैक्सीन बनाई गई है। मगर जहाँ तक डॉक्टर त्रिपाठी जी सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह भी मानने योग्य है, इसीलिए मैं उनसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, कृपया आप इसका उत्तर देंगे? जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, क्या आपने सवाल को सुना है? यहाँ पर हमारे एक दर्शक है, वो ये जानना चाहते हैं कि 68 वर्ष उनकी उम्र है, साथ ही साथ कुछ बीमारियां भी हैं, तो क्या उन्हें ये वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? कितनी उम्र है मैडम? 68 वर्ष, 68 इयर्स। और इनका प्रश्न क्या है? इन्होंने पूछा है कि क्या इन्हें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हालांकि इन्हें हमारे देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये राय लेना चाहते हैं कि क्या इन्हें आगे बढ़कर वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए, इनको बिल्कुल तुरंत करवाना चाहिए, जैसे मौका लगे। हमारा अब शुरू करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों को मार्च से, इनको बिल्कुल करवाना चाहिए, दोनों डोज लगवाएं। लेकिन वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी ये प्रिकॉशन पूरा बरतें, जैसे हमने बताया था, और इनको बिल्कुल लगवाना चाहिए। मैं लगवा चुका हूं और सेकंड डोज मेरी परसों लगेगी 19 को। जी बिल्कुल। मैं आपके सामने बैठा हूं, दिन भर काम करता हूं, आधा घंटा वहां इंतजार किया और इसके बाद अपना काम किया, कभी दिन में सोता ही नहीं हूं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। डॉक्टर राजीव, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि अभी हमारे दर्शक ने पूछा कि 68 वर्ष के हैं, क्या उन्हें वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए? इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि बुजुर्ग हैं और डायबिटीज या इस तरह की किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उन्हें किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो उम्र ज़्यादा है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, एसोसिएटेड प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट की प्रॉब्लम है या कैंसर से उनको प्रॉब्लम हो रही है, इन सभी मरीजों को विशेष तौर के आपको लगवाना चाहिए। हमने भी लगवाई है, फर्स्ट डोज़ हम लगवा चुके हैं, सेकंड डोज़ अब कुछ दिनों बाद लगने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंडियन वैक्सीन लगी है, बहुत सेफ़ है और 100% उनको जो बुज़ुर्ग हैं जैसे ही मौका मिले बिना समय बर्बाद करे हुए उसको बिल्कुल लगवाना चाहिए और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए इम्यूनिटी तो देती है और जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा है उसके बावजूद भी इनको मास्क लगाना है और अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर जाना है अवॉइड करें, जाना है तो मास्क लगा करके जाएं।
जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। मैं नए स्ट्रेन को लेकर यहाँ पर लगातार बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब बाहर से यात्री आते हैं तो उनकी पूरी तरह से चेकिंग होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं जब लापरवाही होती है तो उसकी वजह से पूरे देश को परेशानी होती है। हम बात करेंगे यहाँ पर गणेश तिवारी से। गणेश जी, आपसे मैं बात कर रही थी कि बाहर से जब लोग आते हैं तो लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है और यही एक वजह है कि भारत में जो स्ट्रेन है अफ्रीका से आया है, ब्राजील से होते हुए आया है, यूके का स्ट्रेन है, अब भारत में हर तरह का स्ट्रेन मिल रहा है। तो इसके पीछे कहाँ किसकी लापरवाही रह जा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं इस पे एयरपोर्ट प्रबंधन की पूरी तरह से लापरवाही दिखी, क्योंकि अगर कोई बाहर से आता है तो निश्चित तौर पर जब वो भारत में आता है तो उसका एक तरह से पूरी तरह से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद ही उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट आने के बाद वो अगर वह स्वस्थ है पूरी तरह से, उसके बाद ही उसकी इजाजत देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें तो चूंकि ज्यादातर केसेस जो बाहर से लोग आते हैं उनका जब स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तो चूंकि कोरोना का जो अटेम्प्ट है वो काफी दिनों बाद, 14 दिन 15 दिन बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसका कोरोना परीक्षण किया जाता है और उस समय वह स्वस्थ पाया जाता है या फिर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है, परंतु जब वो घर जाता है या फिर काफी दिन, कुछ दिन हो जाता है और वो अस्वस्थ पाया जाता है तो उसके बाद उसका पुनः जब परीक्षण कराया जाता है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाया जाता है, जिसकी वजह से कोरोना के जो चांस है, कोरोना का एक संक्रमण के नए केस जो सामने आ रहे हैं उसकी एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं यह भी वजह है। लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट प्रबंधन का भी एक बड़ी लापरवाही है कि कहीं ना कहीं अब जो है, जब से वैक्सीन आई है और जब से वैक्सीन का चला है कि देश में, भारत में वैक्सीन जो है लोगों को लगाई जा रही है, जो फ्रंट लाइन बैरियर है, जो हमारे कोरोना वॉरियर थे उनको वैक्सीन लगाई जा रही, उसके बाद लगातार जो है लापरवाहियां देखने में सामने आ रही, चाहे वो एयरपोर्ट प्रबंधन हो या फिर आम जनता हो, सभी की तरफ से अब लापरवाहियां साफ तौर पर देखने को आ रही सामने। जैसा कि आप प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि अभी जो है कोरोना जो है सिर्फ फ्रंट लाइन जो वॉरियर है हमारे, सिर्फ उन्हीं को है, कोरोना वॉरियर है, उन्हीं को लगाई जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना पूरी तरह से जा चुका है। कोरोना अभी भी भारत में अभी मौजूद है, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अगर अभी कोई वैक्सीन आम जनता के लिए है तो वह सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। अगर हम इन 3 नियमों का बराबर पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से हम बचने में कामयाब रहेंगे। लेकिन देखने में अभिप्राय यह भी आ रहा है कि लगातार लोगों की तरफ से लापरवाहियां सामने आ रही हैं। अगर भीड़ भाड़ इलाके, मार्केट में जाए तो वहां पर या तो सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरह से पालन नहीं की जाती है, या फिर कई लोग किसी तरह से सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते हैं, और या फिर किसी तरह से कहीं भी मास्क जो है, लगातार पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों को अभी भी जागरूक कर रहा है कि हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आम जनता है, जब से वैक्सीन का नाम सामने आया है उसके बाद लगातार अभी जो वैक्सीन को लेकर नाम आते ही वो लोगों के मन में ऐसा प्रतीत हो गया कि कोरोना जैसे भारत से जा चुका है, और इसी को लेकर वो लगातार लापरवाहियां बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क किसी तरह से नहीं पहन रहे, जिसकी वजह से कोरोना ने एक बार फिर अपना जो भारत में है प्रसार है वो एक बार फिर उनका प्रारंभ हो चुका है। जी बिल्कुल। तो लापरवाही तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, हर कोई कर रहा है, प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है, साथ ही साथ आम लोगों के द्वारा भी की जा रही है, और यही वजह है कि उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है नए स्ट्रेन के बारे में लेकर। आगे बढ़ेंगे, शिवनाथ जी कानपुर से हमारे साथ लाइन पर है। शिवनाथ जी, आप अपना सवाल करें। सर नमस्कार, मेरा सवाल छोटा सा ही है जी कि मुझे 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो मैंने दवाइयां करके ठीक हुआ किसी तरह। तो अभी हम लोगों को वैक्सीन तो मिल नहीं रही है, अभी आम लोगों के पास वैक्सीन आई नहीं, तो ऐसे में हमें कोरोना से किस तरह बचना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे वैक्सीन हमें प्राप्त हो कि हमारा भी काम बने? जी बिल्कुल। जी डॉक्टर राजीव, ये हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, अब ये ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये उससे बचे रहें, क्योंकि वैक्सीनेशन में अभी भी टाइम है आम जनता के लिए। बिल्कुल ठीक है। जब आपके 2 बार पॉजिटिव हो चुके हैं तो ये क्या दूसरी बार आपको सिम्टम्स हुए थे कि नहीं थे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर सेकंड पॉजिटिविटी ज़रूरी नहीं है कि वो वास्तव में पॉजिटिव हो, क्योंकि ये डेड वायरस को भी पॉजिटिव देता है। अगर आपको सिम्टम्स हुए थे उसके बाद भी पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे कि सेकंड टाइम पॉजिटिव है। नहीं तो अगर बहुत कम समय हुआ है और आपका 2 बार पॉजिटिव है तो
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको री इन्फेक्शन हो गया हो या वही डॉर्मेंट बेसिलाई पड़े हों या जो मरे हुए बेसिलाई पड़े हुए हैं उसमें पॉजिटिविटी हो। तो पहले तो ये कहना मुश्किल है कि ये 2 बार इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अगर एक बार भी आपका इन्फेक्शन हुआ है इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी कम थी। अगर आपकी एंटीबॉडीज़ टेस्ट करी गई होगी तो एंटीबॉडीज़ के लेवल से ये मालूम पड़ सकता है कि आपको कितना रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, जैसे वहाँ से बताया गया है, जो प्रोटोकॉल है प्रोटेक्शन का वो हर समय आपको पालन करना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क का उपयोग करना है, साबुन से या सैनिटाइज़र से अपने हाथ को धोते रहना है। पब्लिक प्लेस में जाते समय ये देखना है कि आप स्वयं उसको लगा के मास्क जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, जंक फूड का सेवन ना करें, अल्कोहल या किसी भी तरह से स्मोकिंग या टोबैको का सेवन ना करें। और बहुत ज़रूरी है कि रात को एक अच्छी नींद लें। नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ है जो कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है और आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एक दिन कम सोने से, 2 घंटे कम सोने से दूसरे दिन आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो अभी लेटेस्ट रिसर्च भी आई है कि जिसको वैक्सीन लगनी है उसके लिए कहा जाता है कि 1 हफ्ते पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छी नींद लें और अच्छे से व्यायाम करें, जिससे जो वैक्सीन है उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में अच्छा पड़े और स्वतः खुद अच्छी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, आपके माध्यम से मैं कोरोना वायरस को यहाँ समझने की कोशिश करूंगी। नए स्ट्रेन की हम लगातार बात कर रहे हैं। पुराने कोरोना वायरस में भी कई बार ऐसा होता था कि ठीक सिम्टम्स लोगों को साफ दिखाई नहीं देते थे और अक्सर ऐसा होता था कि लोग वायरस से इन्फेक्टेड भी होते थे लेकिन उन्हें काफ़ी देर में पता चलता था। तो जो ये नया वेरिएंट आया है इसमें किस तरह के सिम्टम्स हैं, कैसे पता चल सकता है? देखिए, ये बेसिकली फ्लू वायरस है जो कि पहले का वायरस है। ओरिजिनली वायरस तो वही है, सिम्टम्स भी वही है। उनको कफ, कोल्ड, हल्का सा बुखार आना और ज़्यादातर 80% केसेस में ये होता है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, बॉडी एक हुआ और हो करके वो छू करके निकल जाता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है जिसमें सांस फूलने लगती है। आपको अगर सांस फूल रही है, आपको खांसी आ रही है, बुखार नहीं है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क में जाना चाहिए। अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपका 93 है, 94 है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा ये गया है कि आप पहले अपना बेसलाइन सैचुरेशन 97, 98 रहता है और वो दिन में 1 या 2 बार डिप करता है, 92, 93 जा करके फिर 98 जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। 1 या 2 दिन के अंदर जो बेसलाइन है वो 98 से फिर 94 हो गया और जो नीचे वाला लेवल है वो 89 आ गया, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत है, आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, एक्सरे करवाने की ज़रूरत है। जो बेसिक आपको इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन देनी है, जो स्पेसिफिक हों, जो नॉन स्पेसिफिक हों, और ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, डॉक्टर के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। कोरोना अभी गया नहीं है, वो अभी है, आगे भी रहेगा। चाहे आपको वैक्सीन लगे या नहीं लगे, आपको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो कोरोना को लेकर 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, अभी आपको इन सब का पालन करते रहना चाहिए क्योंकि कोरोना अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है। आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है और इसी के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। कार्यक्रम में हम चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। सूबा बोलेगा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर। इसके साथ ही साथ आप सभी से के न्यूज़ के माध्यम से ये अपील भी है कि कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो पूरी सतर्कता बरतना आप जारी रखें, साथ ही स्वस्थ रहने की पूरी कोशिश भी आप करते रहें। आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर राजीव, अगला सवाल मैं एक बार फिर से आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। कोरोना की जब बात होती है तो जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी जुकाम के सिम्टम्स ज़्यादातर बताए जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स है और आम फ्लू है उसमें क्या कुछ अंतर होता है, क्योंकि लोग पहले ही जैसे सर्दी जुकाम होता है बहुत जल्द घबरा जाते हैं। बिल्कुल आपने सही पूछा, क्योंकि ये भी एक फ्लू वायरस है और जो आम फ्लू हो रहा है वो भी एक है। जैसा कि हमने कहा कि अगर आपको केवल खांसी, जुकाम, बुखार है और वो आराम से 1-2 दिन के बाद ख़त्म हो रहा है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले सांस नहीं फूलती थी और अब आपको सांस फूलने लग गई है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है, स्पाइट ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स या कोई और चीज़ लेने के बाद में भी आप जो पेन किलर ले रहे हैं, जो क्रोसिन या कैल्पॉल ले रहे हैं, उसके बावजूद, पैरासीटामोल के बावजूद आपका बुखार नहीं उतर रहा है, अत्यधिक कमजोरी लग रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। घबराने की दोनों में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 80 से 90% केसेस ऐसे होते हैं जो स्वतः अपने आप ठीक हो जाते हैं या बहुत कम दवाइयों से उनको आराम मिल जाता है। लेकिन अगर आप एज़मेटिक हैं, आपको सांस की दिक्कत है और आपको पहले से भी सांस फूल रही है और आजकल आपको फिर से सांस फूलने लग गई है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि ये वास्तव में सांस के पेशेंट की वजह से हो रही है और कि आपको कोरोना की वजह से हो रही है। इसमें एक मेजर चीज़ है तो हम आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना चाहते हैं। जो कोविड का इन्फेक्शन होता है, जो निमोनिया होता है, वो इंटरस्टिशियम, जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, वहाँ पे निमोनिया होता है। ऑक्सीजन वायुमंडल से बाहर से अंदर आती है, फेफड़े से वो डिफ्यूज़ होकर के ब्लड वेसल्स में आती है। जो बीच की स्पेस होती है एल्वोलाई और जो एयरवेज की स्पेस होती है उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं, वो थिक हो जाती है, वहाँ पे निमोनिया होता है। उसमें जो सांस फूलती है वो शॉर्ट एंड शैलो होती है, हल्की होती है और जल्दी जल्दी सांस फूलती है। जो सांस के पेशेंट होते हैं उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो एयरवेज का होता है, सांस की नलियों में स्वेलिंग आ जाती है। उसमें पेशेंट को भी मालूम होता है कि उसको जुकाम से शुरू हुआ, खांसी से शुरू हुआ, और एक्सपेक्टरी जो निकालने वाली जो सांस होती है उसमें एक विसिल सी आवाज़ होती है, एक विसिल की आवाज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। उसमें ब्रोंकोडायलेटर, जो सांस की दवाइयाँ होती हैं, जो इन्हेलर होते हैं, वो इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन कोरोना में उन दवाइयों का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं, सीजनल वेरिएशन होता है, डस्ट एक्सपोजर से होता है, या विशेष जगह विशेष परिस्थिति में जा कर के अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है लंग तो वही है, वायुमंडल के बदलाव के बाद में अगर ये हो रहा है, इसका मतलब ये आपको एलर्जी या एस्थमा या है। जो स्मोकर है उनको पुरानी सांस की दिक्कत है, उनको विशेष बचाव करने की ज़रूरत है कि वो है तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। गणेश जी, अगले सवाल के लिए मैं आपके पास आना चाहूँगी। लगातार हम यहाँ पर लोगों की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन की भी बात कर रहे हैं। लापरवाही की बात की जाए तो हर किसी की लापरवाही बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। आप तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, कोरोना पेशेंट से भी आपने बातचीत की है। आपको क्या लगता है कि लोगों को अभी तक कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है और कहाँ लापरवाही हो जाती है जो स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अभी भी अगर हम बात करें तो कोरोना किसी तरह से गया नहीं है। अगर हम बात
करें लोगों की लापरवाही की, तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर लापरवाहियां सामने आ रही है तो वो आम जनता की तरफ से ही लापरवाहियां सामने आ रही हैं। क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि जब से वैक्सीन का आया है कि भारत ने वैक्सीन बना ली है, अब लोगों को वैक्सीन लगना चालू हो गई, उसके बाद से ही आम जनता पूरी तरह से इस चीज से भय मुक्त हो गई है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है भी या नहीं भी। जैसा कि आमतौर पर हम कई लोगों से मिलते हैं तो उनका साफ तौर पर लोगों को यही कहना होता है, ज्यादातर लोगों का यही कहना रहता है कि कोरोना छोटी मोटी बीमारी है, वो आएगी और तुरंत ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की लगातार जब बातें सामने आती तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कोरोना जो है अब एक बार फिर वापस से भारत में, और मध्य प्रदेश की इंदौर की बात करें तो इंदौर में एक बार फिर कोरोना वायरस लगातार बढ़ के आंकड़े जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की बात करें तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कोरोना नंबर 1 ही रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना के केस पाए गए हैं तो वो इंदौर ही रहा है, क्योंकि जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा इंदौर काफी ज्यादा है और काफी भीड़ भाड़ इलाका है, जिसकी वजह से लोग जो है सबसे ज्यादा लापरवाहियां अगर बरतने में सामने आ रही हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर ही सामने आ रही है। क्योंकि लोग लगातार जो है मास्क पहनना छोड़ चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी पूरी तरह से गायब सी नजर आ रही है। प्रशासन भी इस अब जो है इस पर अगर देखा जाए तो प्रशासन भी अब नजर नहीं डाल रहा है, क्योंकि इसके पहले जरूर प्रशासन की तरफ से बात करें, स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से बात करें तो लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे, लोगों को दंडात्मक कार्रवाइयां भी की जा रही थी। परंतु अब अगर देखा जाए तो जैसे ट्रैफिक विभाग है वो लगातार जो है चालानी कार्रवाई, मात्र टू व्हीलर की अगर बात करें तो उस पर अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर 3 लोग बैठे हैं या फिर कार चालक हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, इन तरह की कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। जो पहले कार्रवाइयां हो रही थी मास्क को लेकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वो पूरी तरह से गायब है। मार्केट अगर इंदौर की बात करें या भारत के कई ऐसे बड़े मॉलों की बात करें तो पूरी तरह से मॉल खुल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जहां भीड़ एकत्रित हो रही, जिसकी वजह से कोरोना एक बार फिर लोगों को मास्क पहनने नजर नहीं आ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से लोगों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का भय जो है खतरा मंडराते नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो ये केवल इंदौर की ही नहीं, देश के कई हिस्सों में इस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, लोग लापरवाही कर रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना वायरस के केसों को लेकर भी लगातार स्थितियां बदल रही हैं, साथ ही साथ नए स्ट्रेन को लेकर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टर राजीव, एक बार फिर से आपसे बात करेंगे। कोविड पेशेंट्स को लेकर भी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, जिनको एक बार कोरोना हो जाता है और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की यदि हम बात करें तो वो क्या हैं और उसके बाद मरीजों को कैसे रहना है, उनका मेंटल लेवल उन्हें एक बार फिर से कैसे सुधारना है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एक आदत है कि कोविड पॉजिटिव था और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं नेगेटिव हुआ कोरोना ख़त्म हो गया। वास्तविकता इससे काफ़ी परे है। जो 80 से 90% पेशेंट काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 15-20% पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, 1 या 2% पेशेंट को आईसीयू जाना पड़ता है। लेकिन पोस्ट कोविड की जो प्रॉब्लम है वो इससे बिल्कुल भिन्न है। 70% पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं उनको 6 महीने तक के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पहला कॉम्प्लिकेशन जो निमोनिया होता है 25 से 50% जिसमें लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, जब हीलिंग होती है तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, थिक हो जाता है। फाइब्रोसिस उसे कहते हैं जैसे किसी को चोट लग जाए या कोई जल जाए तो उसकी जो खाल मोटी हो जाती है और सिकुड़ जाती है। कोरोना का जो निमोनिया होता है इसकी एक बहुत टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर आप दूसरा या तीसरा एक्सरे या सीटी करा के देखेंगे तो वो निमोनिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन लंग की जो साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि वो फाइब्रोस हो जाता है, थिक हो जाता है। लंग एक स्पंज की तरह हो जाता है, तो खुलता है और बंद होता है, ऑक्सीजन लेकर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन पोस्ट कोविड जो फाइब्रोसिस होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, लंग स्टिफ हो जाता है, एक्सपेंशन नहीं होता है और ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो अक्सर 1 या 2 महीने के बाद उसमें ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट केवल ये कहता है हमें कमजोरी लग रही है, ज़्यादा चलने पर सांस फूलने लगी है, तो उसके लिए एक विशेष कुछ व्यायाम या कुछ चीज़ें बताती हैं, वो हम आपको अभी बताते हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन होता है जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, क्लॉट बनता है और वो छोटे छोटे क्लॉट्स बॉडी के किसी भी पार्ट में जा करके उसके कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हार्ट में जाता है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में, या बॉडी के जिस पार्ट में जाता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो भी उसके बाद में होती है। जिस समय ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लोग कुछ खून पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं जिससे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन ना हो
उसके साथ में कोई डिस्प्रिन या कुछ पतला करने की दवाई कई महीने तक चलती है, जिससे कि उसको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। स्पेशली जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट हैं, ओबीज़ हैं, जो जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, उन पेशेंट को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जो खर्राटे लेते हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है जो मसल्स होती हैं, हाथ पैर की मसल्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। चलने पर उनको पैरों में दर्द होता है, स्टेयर्स चढ़ने पे या उठने पे उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और कुछ पेशेंट्स में ये पैर की मसल्स पतली हो जाती हैं, दुबली हो जाती हैं और उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोविड के बाद आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कुछ नियमित व्यायाम करने की ज़रूरत होती है, प्राणायाम है या लंग की एक्सरसाइज, जिससे हीलिंग होते समय वो लंग फाइब्रोस ना हो, उसमें रुकावट ना हो। हाथ पैर की लंग की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको करने की ज़रूरत होती है। और ये पूरी प्रक्रिया पूरे अगले 6 महीने तक आपको करना पड़ता है। कहते हैं कोविड के साथ भी और कोविड के बाद भी आपको कहीं पे भी नेगलेक्ट नहीं होना है, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा भयावान होते हैं कोविड के इन्फेक्शन से ज़्यादा। तो उसको हमेशा फॉलो करने की ज़रूरत होती है और अपने आप को स्वस्थ रखें। ये नहीं कि कोविड ख़त्म हो गया है फिर अपनी लाइफ स्टाइल को आप पूरा करें, पूरी अच्छे से फॉलो ना करें। हेल्दी रहें, स्वस्थ चीज़ें खाएं और व्यायाम नियमित रूप से करें। जी बिल्कुल डॉक्टर राजीव, इसके अलावा जब कोविड पेशेंट की बात होती है तो सबसे पहले जिन्हें कोरोना हो जाता है उनको लेकर समाज में अभी भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। तो मेंटल लेवल की मैं यदि बात करूं तो मेंटल लेवल को कैसे सुधारा जा सकता है? एक कोरोना पेशेंट जो कोरोना को हराकर बाहर तो लौटा है, लेकिन अब समाज में एक बार फिर से कैसे घुले मिले और कैसे अपनी स्थिति को वो मेंटल लेवल पर सुधार कर रख सकते? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी हम वही सोचते हैं कि कोविड तो हो तो नहीं गया है। जिस समय हम कोविड हॉस्पिटल देख रहे थे तो उस समय ये भी एक कंडीशन थी कि लोग कहते थे साहब आप हमारे यहाँ मत आइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे किसी को इन्फेक्शन हो जाए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप जब सब जगह घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हर तीसरा या चौथे आदमी में इसकी तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो एक तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मास्क पहन के चल सकते हैं। एक बार कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है और वो आदमी नेगेटिव हो गया है तो वो उसकी इन्फेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो किसी दूसरे आदमी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ ये वायरस हैवी वायरस है, ये बहुत ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस पे ट्रेवल नहीं करता है, ज़्यादातर चीज़ों को फ़ौरन गिर करके ज़मीन में गिर जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि घर पे आइए, जूते बाहर से जो पहन कर आएँ वो घर में उतार के पहने, बाहर से लौट कर आएँ, ज़रूर आप नहाइए, अभी भी आपको नहाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपको एक बार शैम्पू करके बालों को, अगर आप 2 बार हॉस्पिटल जा रहे हैं तो 2 बार आपको शैम्पू करना चाहिए। सोने से पहले, घर के और लोगों से मिलने से पहले सारे कपड़े अलग करके उसको वॉश करना चाहिए और साबुन से नहा करके घर में रुकना चाहिए। लेकिन और वो मरीज जो कि कोविड पॉजिटिव थे या वो हेल्थ वर्कर जो कि हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे दूरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको मालूम है कि किस तरह प्रोटेक्ट करना है, किस तरह लोगों से बचाव करना है, तो आप स्वयं अपने आप को बचें और जो बेसिक नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें। जी बिल्कुल गणेश, आपके पास यहाँ पर आऊंगी और जैसा कि हम लगातार कोरोना पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद उनका जीवन किस तरह से चलता है इसको लेकर हम डॉक्टर राजीव से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो जो कोरोना पेशेंट ठीक हो चुके होते हैं उनका क्या रवैया रहता है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को आगे गुजर बसर कर रहे हैं? देखिए, जब कोरोना पेशेंट, जिन लोगों को भी कोरोना हुआ है, ज्यादातर अगर हमारी उनसे बात होती है तो वो लगातार लोगों को यही समझाइश देते हैं कि कोरोना से जितना ख्याल हो सके बचाव की, इसका ज्यादातर इलाज है। अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो ही इसका इलाज है। क्योंकि कोरोना, जिन लोगों को कोरोना हुआ है, काफी दिन उनको 14 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में पूरी तरह से उनको रहना पड़ रहा था, वहां पर उनको रखा जाता था, जिसकी वजह से दवाइयां उस समय तो मौजूद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनका जीवन एक तरह से लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बेहद ही अगर चिंताजनक था उनका, तो जिसकी वजह से वो लगातार व्याकुल रहते थे, क्योंकि चूंकि फैमिली से, परिवार से वो लोग दूर रहते थे। तो लगातार अगर हम जिन लोगों को कोरोना हुआ है अगर उनसे बात करें, उनकी बात करें, तो लगातार लोगों को यही समझाइश देते कि कोरोना से अगर बचना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरी तरह से उपयोग करना है। अगर उनके लाइफ स्टाइल और जीवन की बात करें तो अब वो लोग वापस से एक तरह से सुदृढ़ हो चुके हैं और लगातार वो अपने कार्यों में जो भी उनके कार्य हैं उस पर अब वो कार्य करने जा रहे हैं और लगातार लोगों से घुल मिल भी रहे हैं और समाज भी उन्हें लगातार अब अपना रहा है।
ज्यादातर जहां पहले एक ऐसी घटनाएं सामने आती थी कि अगर किसी को कोरोना हो गया है और अगर वो उसके बाद कोरोना ठीक होने के बाद वो वापस घर लौटा है, तो उससे कहीं ना कहीं भेदभाव जैसी घटनाएं सामने आ रही थी। लोग उसे उनसे उस परिवार से भेदभाव करते थे, लेकिन अब वो चीज, वो जो भ्रांतियां थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब लोग भी आपस में मिल रहे हैं और वह भी लोग आपस में मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता को हम बढ़ावा दे सके। डॉक्टर राजीव ने भी जैसा कि कहा कि एक बार जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसके बाद वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, तो आप सतर्क जरूर रहिए, लेकिन भेदभाव करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर राजीव, एक बार फिर से कोरोना को लेकर आगे बात करते हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये युवाओं को भी उतनी ही तेजी से जकड़ लेता है जितना कि सीनियर सिटीजन्स हो या फिर बीमार व्यक्ति हो, तो इस बारे में कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये बात ठीक है कि जो ये अभी तक रिपोर्ट्स आई है इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट उतना ही सीरियस हो जाए जितना कि पहले हुआ है। अब काफ़ी लोग इसमें इन्फेक्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो आपको एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं। लेकिन यंगस्टर्स में जो बहुत छोटे लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा तीव्र नहीं होगी जितना कि एजेड लोगों में या जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको होगी, क्योंकि पैटर्न उस वायरस का सेम है जैसा कि नया है। वेरिएशन है, म्यूटेशन है, एस प्रोटीन में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, लेकिन उतना डेडली नहीं होना चाहिए, ये समय बताएगा। और जो आगे के लिए जो चीज़ होगी उस पर मालूम पड़ेगा कितने उस समय तक कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और लोग अपने बचाव कितना कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपने आप को बचाव करना छोड़ दिया, चाहे वो पुराना वायरस हो, क्योंकि अभी भी जो इंडिया में आ गए हैं, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ गए हैं, उसमें ये नहीं कह सकते कि ये सारे पेशेंट्स हैं वो सारे वेरिएंट के हैं, म्यूटेटेड जो वायरस है उसके हैं, कि पुराने ही वायरस है जो कि आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी सावधानी न बरतने की वजह से आपको दोबारा ये इन्फेक्शन हुआ है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, नए स्ट्रेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नए स्ट्रेन की जब बात करते हैं तो एक यूके का स्ट्रेन है, एक ब्राज़ील से आया है, एक साउथ अफ्रीका का आया है, तो क्या अंतर है इनमें? बेसिकली हर वायरस में अगर थोड़ा सा टाइम और ड्यूरेशन और डिस्टेंस चेंज हो जाता है, हर एक में म्यूटेशन होता रहता है। जहाँ तक म्यूटेशन की बात है तो यूके ही एक ऐसा कंट्री था जिसने सबसे ज़्यादा इसमें रिसर्च करी है, म्यूटेशन का सबसे पहले पता लगाया। जो अपनी अभी इतनी ड्यूरेशन में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस ड्यूरेशन के साथ में हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो चुका होता है जो कि अनडिटेक्टेड है। चूँकि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है सिम्टम्स में, इतना ज़्यादा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कोई वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। जहाँ तक ब्राज़ीलियन और यूके का फ़र्क है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जो ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका से वो मूव करके यूके में आया, यूके से 15 डिफरेंट कंट्रीज़ में अब जा कर के वो स्प्रेड कर चुका है। इंडिया में भी आ चुका है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स में, बहुत ज़्यादा उसके क्लिनिकल अप्रोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी तक नहीं मालूम पड़ा है। वो समय के हिसाब से लगेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा डेडली होगा या इसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में या और चीज़ों में फ़र्क आएगा, क्योंकि बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर वही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, अगले सवाल के लिए मैं आपके पास आऊंगी। हम यहाँ पर लगातार कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहली बात तो ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है, दूसरी बात जो वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, क्या वो वैक्सीन इसके लिए कारगर होगी या नई वैक्सीन पे काम करना पड़ेगा? डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है, दूसरी बात ये कि जो वैक्सीन अभी हमारे पास मौजूद है, क्या वही वैक्सीन इसके लिए कारगर होगी या हमें नई वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा? जी मैडम, एक तो ये जो वायरस नया एक अभी यूके में जो आया था, उससे हमारे यहाँ भी हुआ, वो तो इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन जो ये आया है इसके बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है, इसके जो दुष्परिणाम या कितना होगा। लेकिन ये पक्का है कि ये जो हमारा प्रेजेंट वायरस है उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और जो हमारी वैक्सीन है संभवतः इस जो नए म्यूटेंट वायरस है जो एक तरह के म्यूटेशन से होता है, हमने बताया था आपको कि वायरस बहुत चालाक होते हैं, खासकर कोविड वायरस, कोविड-19, और ये अपना बदलते रहते फॉर्म। तो इसके प्रति भी ये हमारी जो वैक्सीन है, जैसा कि रिसेंट वैज्ञानिक कह रहे हैं, कुछ हद तक उसमें भी कारगर है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ
सबसे बड़ी वैक्सीन में फिर ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन है सबसे बड़ी। हाथ धोते रहें साबुन से ठीक से, सैनिटाइजर लगाते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। शादी ब्याह भीड़ बब्बर में कृपया न जाए। मैं तो देख रहा हूँ लोगों को डर ही नहीं है, केवल मैं ही डर रहा हूँ जो कि टीका भी लगवा चुका हूँ। तो मैं जनता से, दर्शकों से ये हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि अभी खतरा टला नहीं है। केरल में, अभी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में और कुछ और राज्यों में अचानक कुछ शहरों में केसेस बढ़े, ठीक है ना। तो कृपा करके जो इसके जो नेचुरल साधन है, जैसे कि मास्क, जैसे कि सोशल एटिकेट्स, छींकना, कांकना, और जिसको बुखार है वो जांच कराए और पॉजिटिव है उसके पहले ही जांच कराने के बाद आइसोलेट हो जाए। तीसरा, हाथ धोए साबुन से ठीक से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन सरकार लगा रही है, हाई रिस्क ग्रुप को, सीनियर सिटीजन को वो जरूर लगवाएं, वो सुरक्षित है जी। इसके अलावा डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर लापरवाही हुई है जिसकी वजह से आज ये तीनों ही स्ट्रेन भारत में एंटर कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है, यानी कि जो इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद ये कहें कि वायरस का ट्रांसमिशन हुआ है, लेकिन इतना उनकी इम्यूनिटी कुछ ऐसी थी कि स्पष्ट लक्षण नहीं प्रकट हो पाए। इसको हम लोग कहते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ये होता है। और जैसा कि दिल्ली में बताया गया 30 से 40% लोगों को इसकी एंटीबॉडीज पाएंगे प्रोडक्टिव। उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के और शहरों में भी नेचुरल जो कहते हैं ना हर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, उससे कुछ बचाव हुआ है। कुछ कुदरती एशियन पॉपुलेशन में, जैसे भारतवर्ष है हमारा, इनमें भी कुदरती वो है जो बीसीजी टीका हम हर बच्चे को पैदा होने के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं, उसका भी असर है। इसके अलावा हाइजीन हाइपोथेसिस, जो अमेरिकन हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो व्हाइट्स हैं, जो कॉकेशियंस हैं, जो यानी गोरे हैं, गोरे लोग जो हैं, और जो यूरोपियन और अमेरिकन हैं, अफ्रीकन हैं, इनके अंदर कुदरती इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, वो हमारी लोगों से कम है, एशियन से। उसका कारण ये है कि हम लोग बचपन से उतने साफ सुथरे एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। हमारी हवा, पानी, जमीन, खाना सब थोड़ा थोड़ा प्रदूषित रहता है। उसकी वजह से हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, जो इन्फेक्शंस हैं, खासकर वायरस हैं, उनसे कुदरती उनसे ज्यादा है, जिसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी कि वो सभी वायरस इन्फेक्शन से हमारी बचत करती है। ये अमेरिकन जहाँ की हवा, पानी, खाना, वो हमारे यहाँ की तरह उसमें इन्फेक्शन कम से कम है। वायरस इन्फेक्शन उनको भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इम्यूनिटी हमारी कुदरती इम्यूनिटी कहते हैं, जैसे नेचुरल इम्यूनिटी, एशियन पॉपुलेशन या और कुछ पॉपुलेशन उसमें बहुत अच्छी है। इसलिए भी हमारे यहाँ उतना भयानक तस्वीर कोविड की वजह से नहीं हुई जितने की यूरोप, अमेरिकन और कंट्रीज में हुई है। जी बिल्कुल, नेचुरल इम्यूनिटी तो हमारी स्ट्रांग है, लेकिन एयरपोर्ट पर तो लापरवाही हुई है। जो यात्री हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित होकर आए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आगे जाने दिया गया है, तभी तो ये स्ट्रेन इतनी तेजी से फैला है। जी बिल्कुल हुई है, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहना। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी कभी भी ये बढ़ सकता है। टीकाकरण के बावजूद भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, कम से कम 2 साल, अभी 2 साल और सावधानी बरतनी पड़ेगी। टीकाकरण चलता रहेगा। जी बिल्कुल, टीकाकरण चलता रहेगा और सावधानी की अभी भी बहुत बहुत जरूरत है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर राजीव कक्कड़, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। साथ ही साथ गणेश तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, हमने चर्चा की, साथ ही साथ हमने अपने तमाम दर्शकों को भी जागरूक करने का पूरा प्रयास किया है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, अभी आपको इसका पूरी तरह से पालन करते रहना है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन जितनी सतर्कता आप बरतेंगे उतना ही स्वस्थ आप रह सकेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।